नमस्कार। सुने कहानी पर आप सभी का स्वागत है। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि पम्मी से निकटता बढ़ने के बाद चंदर एक तरह से उसके रूप के नशे में रहने लगा, जिसमें डूबकर वह अपनी सारी पुरानी पीड़ाएं भूल गया। इसी कारण वह फिर से बिनती के साथ अच्छा व्यवहार भी करने लगा। हालांकि सुधा को याद करने से वह अब भी बचता था। एक दिन गेसु चंद्र से मिलने आती है और अपने जीवन में घटित घटनाओं से उसे अवगत कराती है। साथ ही वह चंद्र को उन पुराने दिनों की याद भी ताजा कराती है जब चंद्र पवित्रता की ऊंचाइयों में विचरण किया करता था। इन सभी बातों का उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है और पम्मी के जिस्म के जादू का नशा उस पर से टूट जाता है। इस बात को महसूस करने पर पम्मी भी चंद्र से दूरी बना लेती है। अब आगे। गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी और चंदर छुट्टियां बिताने दिल्ली गया था। सुधा भी आई हुई थी, लेकिन चंदर और सुधा में बोलचाल नहीं थी। एक दिन शाम के वक्त डॉक्टर साहब ने चंदर से कहा, चंदर, सुधा इधर बहुत अनमनी रहती है, जाओ इसे कहीं घुमा लाओ। चंदर बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। दोनों पहले कनॉट प्लेस पहुंचे। सुधा ने बहुत फीकी और टूटती हुई आवाज में कहा, यहाँ बहुत भीड़ है, मेरी तबीयत घबराती है। चंदर ने कार घुमा दी। शहर से बाहर रोहतक की सड़क पर, दिल्ली से 15 मील दूर। चंदर ने एक बहुत हरी भरी जगह में कार रोक दी। किसी बहुत पुराने पीर का टूटा फूटा मजार था और कब्र के चबूतरे को फोड़कर एक नीम का पेड़ उगाया था। चबूतरे के 2-3 पत्थर गिर गए थे। 4-5 नीम के पेड़ लगे थे और कब्र के पत्थर के पास एक चिराग बुझा हुआ पड़ा था और कई तरह की सूखी हुई फूल मालाएं हवा से उड़कर नीचे गिर गई थी। कब्र के आसपास ढेरों नीम के तिनके और सूखे हुए नीम के फूल जमा थे। सुधा जाकर चबूतरे पर बैठ गई। दूर दूर तक सन्नाटा था। न आदमी न आदमजाद, सिर्फ गोधुली के अलसाते हुए झोंकों में नीम चरमरा उठते थे। चंदर आकर सुधा की दूसरी ओर बैठ गया। चबूतरे पर इस ओर सुधा और उस ओर चंदर, बीच में चिरनीरव कब्र। सुधा थोड़ी देर बाद मुड़ी और चंदर की ओर देखा। चंदर एक टक कब्र की ओर देख रहा था। सुधा ने एक सूखा हार उठाया और चंदर पर फेंक कर कहा, चंदर, क्या हमेशा मुझे इसी भयानक नरक में रखोगे? क्या सचमुच हमेशा के लिए तुम्हारा प्यार खो दिया है मैंने? मेरा प्यार? चंदर हंसा। उसकी हंसी उस सन्नाटे से भी ज्यादा भयंकर थी। मेरा प्यार? अच्छी याद दिलाई तुमने। मैं आज प्यार में विश्वास नहीं करता, या यह कहूं कि प्यार के उस रूप पर विश्वास नहीं करता। फिर फिर क्या? उस समय मेरे मन में प्यार का मतलब था त्याग, कल्पना, आदर्श। आज मैं समझ चुका हूं कि यह सब झूठी बातें हैं, खोखले सपने हैं। तब तब आज मैं विश्वास करता हूं कि प्यार के माने सिर्फ एक है, शरीर का संबंध। कम से कम औरत के लिए तो यही है। औरत बड़ी बातें करेंगी, आत्मा, पुनर्जन्म, परलोक का मिलन, लेकिन उसकी सिद्धि सिर्फ शरीर में है। और वह अपने प्यार की मंजिलें पार कर पुरुष को अंत में एक ही चीज देती है, अपना शरीर। मैं तो अब यह विश्वास करता हूं सुधा, कि वही औरत मुझे प्यार करती है जो मुझे शरीर दे सकती है। बस इसके अलावा प्यार का कोई रूप अब मेरे भाग्य में नहीं। चंदर की आंखों में कुछ धधक रहा था। सुधा उठी और चंदर के पास खड़ी हो गई। चंदर, तुम भी एक दिन ऐसे हो जाओगे, इसकी मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। काश कि तुम समझ पाते। सुधा ने बहुत दर्द भरे स्वर में कहा। स्नेह है? चंदर ठठाकर हंस पड़ा और उसने सुधा की ओर मुड़कर कहा, और अगर मैं उस स्नेह का प्रमाण मांगू तो? सुधा दांत पीसकर चंदर बोला, अगर मैं तुमसे तुम्हारा शरीर मांगू तो? चंदर! सुधा चीख कर पीछे हट गई। चंदर उठा और पागलों की तरह उसने सुधा को पकड़ लिया। यहां कोई नहीं है सिवाय इस कब्र के। तुम क्या कर सकती हो? बहुत दिनों से मन में एक आग सुलग रही है। आज तुम्हें बर्बाद कर दूं तो उस मन की नारकीय वेदना बुझ जाए। बोलो। उसने अपनी आंख की पिंगली हुई आग सुधा की आंखों में भरकर कहा। सुधा क्षण भर सहमी पथराई दृष्टि से चंदर की ओर देखती रही, फिर सहसा शिथिल पड़ गई और बोली, चंदर, मैं किसी की पत्नी हूं। यह जन्म उनका है, यह मांग का सिंदूर उनका है, इस शरीर का श्रृंगार उनका है। मुझे गला घोटकर मार डालो, मैंने बहुत तकलीफ दी है, लेकिन लेकिन चंदर हंसा।
सुधा को छोड़ दिया। मैं तुम्हें स्नेह करती हूं, लेकिन यह जन्म उनका है, यह शरीर उनका है। क्या अंदाज है प्रवंचना के। जाओ सुधा जाओ, मैं तुमसे मजाक कर रहा था। तुम्हारे इस झूठे तन में रखा ही क्या है। सुधा अलग हटकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से चिंगारियां झड़ने लगी। चंदर, तुम जानवर हो गए हो। मैं आज कितनी शर्मिंदा हूं। इसमें मेरा कसूर है चंदर। मैं अपने को दंड दूंगी। चंदर, मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हें इंसान बनना पड़ेगा। चंदर। और सुधा ने अपना सिर एक टूटे हुए खंबे पर पटक दिया। चंदर की आंख खुल गई। वह थोड़ी देर तक सपने के बारे में सोचता रहा, फिर उठा। बहुत अजब सा मन था उसका, बहुत पराजित, बहुत खोया हुआ सा, बेहद खिसियाहट से भरा हुआ था। उसके मन में एकाएक ख्याल आया कि वह किसी मनोरंजन में जाकर अपने को डुबो दे। बहुत दिनों से उसने सिनेमा नहीं देखा था। उन दिनों बर्नार्ड शो का सीजर एंड क्लियोपेट्रा लगा हुआ था। उसने सोचा कि पम्मी की मित्रता का परिपाक सिनेमा में हुआ था, उसका अंत भी वह सिनेमा देखकर ही मनाएगा। उसने कपड़े पहने। 4 बजे से मैटिनी थी और वक्त हो रहा था। कपड़े पहनकर वह शीशे के सामने आकर बाल संवारने लगा। उसे लगा शीशे में पड़ती हुई उसकी छाया उससे कुछ भिन्न है। उसने और गौर से देखा। छाया रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा रही थी। क्या देख रहा है मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। एक लड़की से पराजित और दूसरी से सपने में प्रतिहिंसा लेने का कलंक नहीं दिख पड़ता तुझे। अपनी छवि निरख रहा है, पापी, पतित। कमरे की दीवारों ने दोहराया, पापी पापी पापी, पतित पतित पतित। चंदर तड़प उठा, पागल सा हो उठा। कंगा फेंक कर बोला, कौन है पापी? मैं हूं पापी, मैं हूं पतित। मुझे तुम नहीं समझते। मैं चिर पवित्र हूं, मुझे कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता? प्रतिबिंब हंसा। मैं तुम्हारी नस नस जानता हूं। तुम वही हो ना जिसने आज से 1.5 साल पहले सपना देखा, सुधा के हाथ से लेकर अमृत बांटने का, दुनिया को नया संदेश देकर पैगंबर बनने का। नया संदेश, खूब नया संदेश दिया मसीहा। पम्मी, बिंती, सुधा, कुछ और छोकरियां बटोर ले। चरित्रहीन। मैंने किसी को नहीं बटोरा। जो मेरी जिंदगी में आया अपने आप आया, जो चला गया मैंने उसे रोका नहीं। मेरे मन में कहीं भी अहम की प्यास नहीं थी, कभी भी स्वार्थ नहीं था। क्या मैं चाहता तो सुधा को अपने एक इशारे से अपनी बाहों में नहीं बांध सकता था? अरे शाबाश। और नहीं बांध पाए तो सुधा से भी जी भरकर बदला निकाल रहा है। वह मर रही है और तू उस पर नमक छिड़कने से बाज नहीं आया, दुष्ट। और आज तो उसे एकांत में भ्रष्ट करने का सपना देख अपनी पलकों को देव मंदिर की तरह पवित्र बना लिया तूने। कितनी उन्नति की है तेरी आत्मा ने। इधर आ, तेरा हाथ चूम लूं। चुप रहो। पराजय की इस वेला में कोई भी व्यंग्य करने से बाज नहीं आता। मैं पागल हो जाऊंगा। अच्छा, और अभी क्या पागलों से कम है तू? अहंकारी पशु। तू बल्टी से भी गया गुजरा है। बल्टी पागल था, लेकिन पागल कुत्तों की तरह काटना नहीं जानता था। तू काटना भी जानता है और अपने भयानक पागलपन को साधना और त्याग भी साबित करता है। दंभी। बस करो, अब तुम सीमा लांघ रहे हो। चंदर ने मुट्ठियां कसकर जवाब दिया। क्यों, बस गुस्सा हो गए? मेरे दोस्त, अहमवादी इतने बड़े हो और अपनी तस्वीर देखकर नाराज होते हो। आओ तुम्हें आहिस्ता से समझाऊं। अभागे, तू कहता है तूने स्वार्थ नहीं किया। विकलांग देवता वही स्वार्थी है जो अपने से ऊपर नहीं उठ पाता। तेरे लिए अपनी एक सांस भी दूसरे के मन के तूफान से ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। तूने अपने मन की उपेक्षा के पीछे सुधा को भट्टी में झोंक दिया। पम्मी के अस्वस्थ मन को पहचान कर भी उसके रूप का उपभोग करने से नहीं हिचका। बिंती को प्यार न करते हुए भी बिंती को तूने स्वीकार किया, फिर सबों का तिरस्कार करता गया और कहता है कि तू स्वार्थी नहीं। बल्टी पागल हो लेकिन स्वार्थी नहीं है। ठहरो, गालियां मत दो। मुझे समझाओ ना कि मेरे जीवन दर्शन में कहां पर गलती रही है। गालियों से मेरा कोई समझौता नहीं। अच्छा, आओ समझाऊं। देखो, यह मैं नहीं कहता कि तुम ईमानदार नहीं हो, तुम शक्तिशाली नहीं हो, लेकिन तुम अंतर्मुखी रहे, घोर व्यक्तिवादी रहे, अहंकारग्रस्त रहे। अपने मन की विकृतियों को भी तुमने अपनी ताकत समझने की कोशिश की। कोई भी जीवन दर्शन सफल नहीं होता अगर उसमें बाह्य यथार्थ और व्यापक सत्य धूप छां की तरह न मिलता हो। मैं मानता हूं कि तूने सुधा के साथ ऊंचाई निभाई, लेकिन अगर तेरे व्यक्तित्व को, तेरे मन को जरा सी ठेस पहुंचती तो तू गुमराह हो गया होता। तूने सुधा के स्नेह का निषेध कर दिया।
तूने बिनती की श्रद्धा का तिरस्कार किया। तूने पम्मे की पवित्रता भ्रष्ट की और इसे अपनी साधना समझता है। तू याद कर, कहां था तू एक वर्ष पहले और अब कहां है? चंदर ने बड़ी कातरता से प्रतिबिंब की ओर देखा और बोला, मैं जानता हूं मैं गुमराह हूं, लेकिन बेईमान नहीं। मुझे तुम क्यों धिक्कार रहे हो? तुम कोई रास्ता बता दो ना, एक बार उसे भी आजमा लूं। रास्ता बताऊं? जो रास्ता तुमने एक बार बनाया था, उसी पर तुम मजबूत रह पाए? फिर क्या एक के बाद दूसरे रास्ते पर चहलकदमी करना चाहते हो? देखो कपूर, ध्यान से सुनो। तुमसे शायद किसी ने कभी कहा था, शायद बर्टी ने कहा था, कि आदमी तभी तक बड़ा रहता है जब तक वह निषेध करता चलता है। पता नहीं किस मानसिक आवेश में एक के बाद दूसरे तत्व का विध्वंस और विनाश करता चलता है, हर चट्टान को उखाड़ कर फेंकता रहता है। और तुमने यही जीवन दर्शन बना लिया, भूल से या अनजाने में ही। तुम्हारी आत्मा में एक शक्ति थी, एक तूफान था, लेकिन यह लक्ष्य भ्रष्ट था। तुम्हारी जिंदगी में लहरें उठने लगी, लेकिन गहराई नहीं। और याद रखो चंदर, सत्य उसे मिलता है जिसकी आत्मा शांत और गहरी होती है, समुद्र की गहराई की तरह, समुद्र की ऊपरी सतह की तरह। जो विक्षुब्ध और तूफानी होता है, उसके अंतर्द्वंद में चाहे कितनी गरज हो, लेकिन सत्य की शांत अमृतमय आवाज नहीं होती। लेकिन वह गहराई तो मुझे मिली ही नहीं। बताता हूं, घबराते क्यों हो? देखो, तुम में बहुत बड़ा अधैर्य रहा है। शक्ति रही, पर धैर्य और दृढ़ता बिल्कुल नहीं। तुम गंभीर समुद्र तल न बनकर एक सशक्त लेकिन अशांत लहर बन गए, जो हर किनारे से टकराकर उसे तोड़ने के लिए व्यग्र हो उठी। तुम में ठहराव नहीं था, साधना नहीं थी। जानते हो क्यों? तुम्हें जहां से जरा भी तकलीफ मिली, अवरोध मिला, वहीं से तुमने अपना हाथ खींच लिया, वहीं तुम भाग खड़े हुए। तुमने हमेशा उसका निषेध किया। पहले तुमने समाज का निषेध किया, व्यक्ति को साधना का केंद्र बनाया, फिर व्यक्ति का भी निषेध किया। अपने विचारों में, अंतर्मुखी भावनाओं में डूब गए। कर्म का निषेध किया, फिर तो कर्म में ऐसी भागदौड़, ऐसी विमुखता शुरू हुई कि बस न मानवता का प्यार जीवन में प्रतिफलित कर सका, न सुधा का। पम्मी हो या बिनती, हर एक से तू निष्क्रिय खिलौने की तरह खेलता गया। काश कि तूने समाज के लिए कुछ किया होता, सुधा के लिए कुछ किया होता, लेकिन तू कुछ न कर पाया। जिसने तुझे जिधर चाहा उधर उत्प्रेरित कर दिया, और तू अंधे और इच्छा विहीन परतंत्र अंधड़ की तरह उधर ही हु हु करता हुआ दौड़ गया। माना मैंने कि समाज के आधार पर बने जीवन दर्शन में कुछ कमियां हैं, लेकिन अंशतः ही उसे स्वीकार कर कुछ काम करता। माना कि सुधा के प्यार से तुझे तकलीफ हुई, पर उसकी महत्ता के ही आधार पर तू कुछ निर्माण कर ले जाता। लेकिन तू तो जरा से अवरोध के बहाने संपूर्ण का निषेध करता गया। तेरा जीवन निषेधों की, निष्क्रियता की, मानसिक प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला रहा है। अभागे, तूने हमेशा जिंदगी का निषेध किया है। दुनिया को स्वीकार करता, यथार्थ को स्वीकार करता, जिंदगी को स्वीकार करता और उसके आधार पर अपने मन को, अपने मन के प्यार को, अपने जीवन को संतुलित करता, आगे बढ़ता। लेकिन तूने अपने मन की गंगा को व्यक्ति की छोटी सी सीमा में बांध लिया, उसे एक पोखरा बना दिया। पानी सड़ गया, उसमें गंध आने लगी। सुधा के प्यार की सीपी, जिसमें सत्य और सफलता का मोती बन सकता था, वह मर गई, और रुके हुए पानी में विकृत और वासना के कीड़े कुलबुलाने लगे। शाबाश, क्या अमृत पाया है तूने! धन्य है अमृत पुत्र! बस करो, यह व्यंग मैं नहीं सह सकता। मैं क्या करता? कैसी लाचारी का स्वर है! छी! असफल पैगंबर! साधना यथार्थ को स्वीकार करके चलती है, उसका निषेध करके नहीं। हमारे यहाँ ईश्वर को कहा गया है नेति नेति। इसका मतलब यह नहीं है कि ईश्वर परम निषेध का स्वरूप है। गलत। नेति में न तो केवल एक वर्ण है, इति दो वर्ण है। एक निषेध से कम दो स्वीकृतियां। इसी अनुपात में कल्पना और यथार्थ का समन्वय क्यों नहीं किया तूने? मैं नहीं समझ पाता, यह दर्शन मेरी समझ में नहीं आता। देखो, इसको ऐसे समझो, घबराओ मत। कैलाश ने अगर नारी के व्यक्तित्व को नहीं समझा, सुधा की पवित्रता को तिरस्कृत किया, लेकिन उसने समाज के लिए कुछ तो किया। यीशु ने अपने विवाह का निषेध किया, लेकिन अख्तर के प्रति अपने प्यार का निषेध तो नहीं किया। अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया, अपने चरित्र का निर्माण किया। यानी यीशु, एक लड़की से तुम हार गए। छी! लेकिन मैं कितना थक गया था, यह तो सोचो। मन को कितनी ऊंची नीची घाटियों से, मौत से भी भयानक रास्तों से गुजारने में। और कोई होता तो मर गया होता, मैं जिंदा तो हूं।
वाह रे वाह, क्या जिंदगी है। तो क्या करूं? यह रास्ता छोड़ दूं? यह व्यक्तित्व तोड़ डालूं? फिर वही निषेध और विध्वंस की बातें। छी! देखो, चलने को तो गाड़ी का बैल भी रास्ते पर चलता है, लेकिन सैकड़ों मील चलने के बाद भी वह गाड़ी का बैल ही बना रहता है। क्या तुम गाड़ी के बैल बनना चाहते हो? नहीं कपूर, आदमी जिंदगी का सफर तय करता है। राह की ठोकरें और मुसीबतें उसके व्यक्तित्व को पुख्ता बनाती चलती है, उसकी आत्मा को परिपक्व बनाती चलती है। क्या तुम में परिपक्वता आई? नहीं। मैं जानता हूं, तुम अब भी मेरा निषेध करना चाहते हो। तुम मेरी आवाज को भी चुप करना चाहते हो। आत्म प्रवंचना तो तेरा पेशा हो गया है। कितना खतरनाक है तू। अब तू मेरा भी तिरस्कार करना चाहता है। और छाया धीरे धीरे एक बिंदु बनकर अदृश्य हो गई। चंद्र चुपचाप शीशे के सामने खड़ा रहा। फिर वह सिनेमा नहीं गया। चंद्र सहसा बहुत शांत हो गया, एक ऐसे भोले बच्चे की तरह जिसने अपराध कम किया, जिससे नुकसान ज्यादा हो गया था और जिस पर डांट बहुत पड़ी थी। अपने अपराध की चेतना से वह बोल भी नहीं पाता था। अपना सारा दुख अपने ऊपर उतार लेना चाहता था। वहां एक ऐसा सन्नाटा था जो न किसी को आने के लिए आमंत्रित कर सकता था, न किसी को जाने से रोक सकता था। वह एक ऐसा मैदान था जिसकी सारी पगडंडियां तक मिट गई हो। एक ऐसी डाल थी जिस पर के सारे फूल झड़ गए हों, सारे घोंसले उजड़ गए हों। मन में उसके असीम कुंठा और वेदना थी। ऐसा था कि कोई उसके घाव छू ले तो वह आंसुओं में बिखर पड़े। वह चाहता था वह सबसे क्षमा मांग ले, बिनती से, पम्मी से, सुधा से, और फिर हमेशा के लिए उनकी दुनिया से चला जाए। कितना दुख दिया उसने सबको। इसी मनस्थिति में एक दिन गेसु ने उसे बुलाया। वह गया। गेसु की अम्मी जान तो सामने आई, पर गेसु ने पर्दे में से ही बात की। गेसु ने बताया कि सुधा का खत आया है कि वह जल्दी ही आएगी गेसु से मिलने। गेसु को बहुत ताज्जुब हुआ कि चंदर के पास कोई खबर क्यों नहीं आई। चंदर जब घर पहुंचा तो कैलाश का एक खत मिला। प्रिय चंदर, बहुत दिन से तुम्हारा कोई खत नहीं आया, न मेरे पास न इनके पास। क्या नाराज हो हम दोनों से? अच्छा तो लो, तुम्हें एक खुशखबरी सुना दूं। मैं सांस्कृतिक मिशन में शायद ऑस्ट्रेलिया जाऊं। डॉक्टर साहब ने कोशिश कर दी है। आधा रुपया मेरा, आधा सरकार का। तुम्हें भला कहाँ फुर्सत मिलेगी यहाँ आने की। मैं ही इन्हें लेकर 2 रोज के लिए आऊंगा। इनकी कोई मुसलमान सखी है वहां, उससे ये भी मिलना चाहती है। हमारी खातिर का इंतजाम रखना। मैं 11 मई को सुबह की गाड़ी से पहुंचूंगा। तुम्हारा कैलाश। सुधा के आने के पहले चंदर ने घर की ओर नजर दौड़ाई। सिवा ड्राइंग रूम और लॉन के सचमुच बाकी का घर इतना गंदा पड़ा था कि गेसु सच ही कह रही थी, जैसे घर में प्रेत रहते हो। आदमी चाहे जितना सफाई पसंद और सुरुचिपूर्ण क्यों न हो, लेकिन औरत के हाथ में जाने क्या जादू है कि वह घर को छूकर ही चमका देती है। औरत के बिना घर की व्यवस्था संभल नहीं सकती। सुधा और बिनती कोई भी नहीं थी, और 3 ही महीने में बंगले का रूप बिगड़ गया था। उसने सारा बंगला साफ कराया। हालांकि 2 ही दिन के लिए सुधा और कैलाश आ रहे थे, लेकिन उसने इस तरह बंगले की सफाई कराई जैसे कोई नया समारोह हो। सुधा का कमरा बहुत सजा दिया था और सुधा की छत पर 2 पलंग डलवा दिए थे। लेकिन इन सब इंतजामों के पीछे उतनी ही निष्क्रिय भावहीनता थी, जैसे कि वह एक होटल का मैनेजर हो और 2 आगंतुकों का इंतजाम कर रहा हो बस। मानसून के दिनों में अगर कभी किसी ने गौर किया हो, तो बारिश होने के पहले ही हवा में एक नमी, पत्तियों पर एक हरियाली और मन में एक उमंग सी छा जाती है। आसमान का रंग बतला देता है कि बादल छाने वाले हैं, बूंदे रिमझिमाने वाली हैं। जब बादल बहुत नजदीक होते हैं, बूंदे पड़ने के पहले ही दूर पर गिरती हुई बूंदों की आवाज वातावरण पर छा जाती है, जिसे ध्रुवा कहते हैं। जो जो सुधा के आने का दिन नजदीक आ रहा था, चंदर के मन में हवाएं करवटें बदलने लगी थी। उदास सुनसान मन में ध्रुवा उमड़ने घुमड़ने लगा था। मन उदास सुनसान आकुल प्रतीक्षा में बेचैन हो उठा था। चंदर अपने को समझ नहीं पा रहा था। नसों में एक अजीब सी घबराहट मचलने लगी थी, जिसका वह विश्लेषण नहीं करना चाहता था। उसका व्यक्तित्व अब पता नहीं क्यों कुछ भयभीत सा था। इम्तिहान खत्म हो रहे थे, और जब मन की बेचैनी बहुत बढ़ जाती, तो परीक्षकों की आदत के मुताबिक वह कापियां जांचने बैठ जाता था। जिस समय परीक्षकों के घर में पारिवारिक कलह हो, मन में अंतर्द्वंद हो, या दिमाग में फितूर हो, उस समय उन्हें कॉपियां जांचने से अच्छा शरण स्थल नहीं मिलता।
अपने जीवन की परीक्षा में फेल हो जाने की खींच उतारने के लिए लड़कों को फेल करने के अलावा कोई अच्छा रास्ता ही नहीं है। चंदर जब बेहद दुखी होता था तो वह कॉपियां जांचता था। जिस दिन सुबह सुधा आ रही थी, उस रात को तो चंदर का मन बिल्कुल बेकाबू सा हो गया। लगता था जैसे उसने सोचने विचारने से ही इनकार कर दिया हो। उस दिन चंदर एक क्षण को भी अकेला न रहकर भीड़ भाड़ में खो जाना चाहता था। सुबह वह गंगा नहाने गया, कार लेकर। कॉलेज से लौटकर दोपहर को अपने एक मित्र के यहाँ चला गया। लौटकर आया तो नहाकर एक किताब की दुकान पर चला गया और शाम होने तक वहीं खड़ा खड़ा किताबें उलटता और खरीदता रहा। वहां उसने बिसरिया का गीत संग्रह देखा, जो बिनती नाम बदलकर उसने विप्लव नाम से छपवा दिया था और प्रमुख प्रगतिशील कवि बन गया था। उसने यह संग्रह भी खरीद लिया। अब सुधा के आने में मुश्किल से 12 घंटे की देर थी। उसकी तबीयत बहुत घबराने लगी थी और वह बिसरिया के काव्य संग्रह में डूब गया। उन सड़े हुए गीतों में ही अपने को भुलाने की कोशिश करने लगा और अंत में उसने अपने को इतना थका डाला कि 3 बजे का अलार्म लगाकर वह सो गया। सुधा की गाड़ी 4:30 बजे आती थी। जब वह जागा तो रात अपने मखमली पंख पसारे नींद में डूबी हुई दुनिया पर शांति का आशीर्वाद बिखेर रही थी। ठंडे झोंके लहरा रहे थे और उन झोंकों पर पवित्रता छाई हुई थी। ये पछुआ के झोंके थे। ब्रह्म मुहूर्त में प्राचीन आर्यों ने जो रहस्य पाया था, वह धीरे धीरे चंद्र की आंखों के सामने खुलने सा लगा। उसे लगा जैसे यह उसके व्यक्तित्व की नई सुबह है। एक बड़ा शांत संगीत उसकी पलकों पर ओस की तरह थिरकने लगा। क्षितिज के पास एक बड़ा सा सितारा जगमगा रहा था। चंद्र को लगा जैसे यह उसके प्यार का सितारा है, जो जाने किस अज्ञात पाताल में डूब गया था और आज से वह फिर उग गया है। उसने एक अंधविश्वासी भोले बच्चे की तरह उस सितारे को हाथ जोड़कर कहा, मेरी कंचन जैसी सुधा रानी के प्यार, तुम कहाँ खो गए थे? तुम मेरे सामने नहीं रहे। मैं जाने किन तूफानों में उलझ गया था। मेरी आत्मा में सारी गुरुता सुधा के प्यार की ही तो थी, जिसे मैंने खो दिया। उसके बाद मेरी आत्मा पीले पत्ते की तरह तूफान में उड़कर जाने किस कीचड़ में फंस गई थी। तुम मेरी सुधा के प्यार हो ना? मैंने तुम्हें सुधा की भोली भाली आंखों में जगमगाते हुए देखा था। वेद मंत्रों जैसे इस पवित्र सुबह में आज फिर से मेरे पाप में लिप्त तन को अमृत से धोने आए हो। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज सुधा के चरणों पर अपने जीवन के सारे गुनाहों को चढ़ाकर हमेशा के लिए क्षमा मांग लूंगा। लेकिन मेरी सांसों की सांस सुधा, तुम मुझे क्षमा कर दोगी ना? और विचित्र से भावावेश और पुलक से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया, एक दिन सुधा ने उसकी हथेलियों को होठों से लगाकर कहा था कि जाओ, आज तुम सुधा के स्पर्श से पवित्र हो। काश कि आज भी सुधा अपने मिस्री जैसे होठों से चंद्र की आत्मा को चूम कर कहे, जाओ चंद्र, अभी तक जिंदगी के तूफान ने तुम्हारी आत्मा को बीमार अपवित्र कर दिया था। आज से तुम वही चंद्र हो, अपने सुधा के चंद्र, हिरणी जैसी भोली भाली सुधा के महान पवित्र चंद्र। तैयार होकर चंदर जब स्टेशन पहुंचा तो वह जैसे मोहाविष्ट सा था। वह किसी जादू टोना पड़ा हुआ सा घूम रहा था और वह जादू था सुधा के प्यार का पुनरावर्तन। गाड़ी घंटा भर लेट थी। चंदर को एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। अंत में सिग्नल डाउन हुआ। कुलियों में हलचल मची और चंदर पटरी पर झुककर देखने लगा। सुबह हो गई थी और इंजन दूर पर एक काले दाग सा दिखाई पड़ रहा था। धीरे धीरे वह दाग बड़ा होने लगा और लंबी सी हरी पूंछ की तरह लहराती हुई ट्रेन आती दिखाई पड़ी। चंदर के मन में आया, वह पागल की तरह दौड़कर वहां पहुंच जाए। जिस दिन एक घोर अविश्वासी में विश्वास जाग जाता है, उस दिन वह पागल सा हो उठता है। उसे लग रहा था जैसे इस गाड़ी में सभी डिब्बे खाली है, सिर्फ एक डिब्बे में अकेली सुधा होगी, जो आते ही चंदर को अपने प्यार भरी निगाहों में समेट लेगी। गाड़ी के प्लेटफॉर्म पर आते ही हलचल बढ़ गई। कुलियों की दौड़ धूप, मुसाफिरों की हड़बड़ी, सामान की उठाधरी से प्लेटफॉर्म भर गया। चंद्र पागलों सा इस सब भीड़ को चीर कर डिब्बे देखने लगा। एक दफे पूरी गाड़ी का चक्कर लगा आया। कहीं भी सुधा नहीं दिखाई दी। जैसे आंसू से उसका गला रुंधने लगा। क्या आए नहीं ये लोग? किस्मत कितना व्यंग्य करती है उससे। आज जब वह किसी के चरणों पर अपनी आत्मा उत्सर्ग कर फिर से पवित्र होना चाहता था, तो सुधा ही नहीं आई। उसने एक चक्कर और लगाया और निराश होकर लौट पड़ा। सहसा सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे में से कैलाश ने झांक कर कहा, कपूर। चंदर मुड़ा।
देखा कि कैलाश झांक रहा है। एक कुली सामान उतारकर खड़ा है, सुधा नहीं है। जैसे किसी ने झोंके से उसके मन का दीप बुझा दिया। सामान बहुत थोड़ा सा था। वह डिब्बे में चढ़कर बोला, सुधा नहीं आई? अरे आई है, देखो ना, कुछ तबीयत खराब हो गई है, जी मितला रहा है। और उसने बाथरूम की ओर इशारा कर दिया। सुधा बाथरूम में बगल में लोटा रखे सिर झुकाए बैठी थी। देखो, अरे देखती हो, कैलाश बोला। देखो कपूर आ गया। सुधा ने देखा और मुश्किल से हाथ जोड़ पाई होगी कि उसे मितली आ गई। कैलाश दौड़ा और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा और चंदर से बोला, जरा पंखा तो ले आओ। चंदर हतप्रभ था। उसके मन ने सपना देखा था कि सुधा सितारों की तरह जगमगा रही होगी और अपनी रोशनी की बाहों में चंदर के प्राणों को सुला देगी। जादूगरनी की तरह अपने प्यार के पंखों से चंदर की आत्मा के दाग पोंछ देगी। लेकिन यथार्थ कुछ और ही था। जादूगरनी सुधा, आत्मा की रानी, पवित्रता की साम्राज्ञी सुधा बाथरूम में बैठी है और उसका पति उसे सांत्वना दे रहा था। क्या कर रहे हो चंदर? पंखा उठाओ जल्दी से, कैलाश ने व्यग्रता से कहा। चंदर चौंक उठा और जाकर पंखा झलने लगा। थोड़ी देर बाद मुंह धोकर सुधा उठी और कराहती हुई सी जाकर सीट पर बैठ गई। कैलाश ने एक तकिया पीछे लगा दिया और वह आंख बंद करके लेट गई। चंदर ने अब सुधा को देखा। सुधा उजड़ चुकी थी। उसका रस मर चुका था। वह अपने यौवन और रूप, चंचलता और मिठास की एक जर्द छाया मात्र रह गई थी। चेहरा दुबला पड़ गया था और हड्डियां निकल आई थी। चेहरा दुबला होने से लगता था आंखें फट पड़ती है। वह चुपचाप आंख बंद किए पड़ी थी। चंदर पंखा हाँक रहा था। कैलाश एक सूटकेस खोलकर दवा निकाल रहा था। गाड़ी यहीं आकर रुक जाती है, इसलिए कोई जल्दी नहीं थी। कैलाश ने दवा दी। सुधा ने पी ली और फिर उदास, बहुत बारीक, बहुत बीमार स्वर में बोली, चंदर, अच्छे तो हो? इतने दुबले कैसे लगते हो? अब कौन तुम्हारे खाने पीने की परवाह करता होगा? सुधा ने एक गहरी सांस ली। कैलाश बिस्तर लपेट रहा था। तुम्हें क्या हो गया है यह सुधा? मुझे सुख रोग हो गया है। सुधा बहुत क्षीण हंसी हंसकर बोली। बहुत सुख में रहने से ऐसा हो जाता है। चंदर चुप हो गया। कैलाश ने बिस्तर कुली को देते हुए कहा, इन्होंने तो बीमारी के मारे हम लोगों को परेशान कर रखा है। जाने बीमारियों को क्या मोहब्बत है इनसे। चलो उठो। सुधा उठी। कार पर सुधा के साथ पीछे सामान रखवा दिया गया और आगे कैलाश और चंदर बैठे। कैलाश बोला, चंदर, तुम बहुत धीमे ड्राइव करना, वरना इन्हें चक्कर आने लगेगा। कार चल दी। चंदर कैलाश की विदेश यात्रा और कैलाश चंदर के कॉलेज के बारे में बात करते रहे। मुश्किल से घर तक कार पहुंची होगी कि कैलाश बोला, यार चंदर, तुम्हें तकलीफ तो होगी, लेकिन एक दिन के लिए कार तुम मुझे दे सकते हो? क्यों? मुझे जरा रीवा तक बहुत जरूरी काम से जाना है। वहां कुछ लोगों से मिलना है। कल दोपहर तक मैं चला आऊंगा। इसका मतलब मेरे पास नहीं रहोगे एक दिन भी? अरे नहीं, इन्हें छोड़ जाऊंगा ना, लौटकर दिन भर रहूंगा। क्या, इन्हें छोड़ जाओगे? नहीं भाई, तुम जानते हो कि आजकल घर में कोई नहीं है। चंदर ने कुछ घबरा कर कहा। तो क्या हुआ, तुम तो हो, कैलाश बोला और चंदर के चेहरे की घबराहट देखकर हंसकर बोला, अरे यार, अब तुम पर इतना अविश्वास नहीं। अविश्वास करना होता तो ब्याह के पहले ही कर लेते। चंदर मुस्कुरा उठा। कैलाश ने चंदर के कंधे पर हाथ रखकर धीमे से कहा, ताकि सुधा सुन न पाए, वैसे चाहे मुझे कुछ भी असंतोष क्यों न हो, लेकिन इनका चरित्र तो सोने का है। यह मैं खूब परख चुका हूं। इनका ऐसा चरित्र बनाने के लिए तो मैं तुम्हें ही बधाई दूंगा चंदर। और फिर आज के युग में। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया। कार पोर्टिको में लगी। सुधा, कैलाश और चंदर उतरे। माली और नौकर दौड़कर आए। सुधा ने उन सब से उनका हाल पूछा। अंदर जाते ही महाराजिन दौड़कर सुधा से लिपट गई। सुधा को बहुत दुलार किया। कैलाश मुंह हाथ धो चुका था, नहाने चला गया। महाराजिन चाय बनाने लगी। सुधा भी मुंह हाथ धोने और नहाने चली गई। कैलाश तौलिया लपेटे नहाकर आया और बैठ गया। बोला, आज और कल की छुट्टी ले लो चंदर। इनकी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे जाना जरूरी है। अच्छा, लेकिन आज तो जाकर हाजिरी देनी जरूरी होगी, फिर लौट आऊंगा। महाराजिन चाय और नाश्ता ले आई। कैलाश ने नाश्ता लौटा दिया तो महाराजिन बोली, वाह,
दामाद हुई के अकेली चाय पीबो भैया। अभिन डॉक्टर साहब सुनी हो तो का कही है? नहीं माँ जी, मेरा पेट ठीक नहीं है। 2 दिन के जागरण से आ रहा हूँ, फिर लौट कर खाऊंगा। लो चंदर, चाय पियो। सुधा को तो आने दो, चंदर बोला। वह पूजा पाठ करके खाती है। पूजा पाठ? चंदर दंग रह गया। सुधा पूजा पाठ करने लगी? हाँ भाई, तभी तो हमारी माता जी अपनी बहू पर मरती है। असल में वह पूजा पाठ करती थी। शुरुआत की इन्होंने पूजा के बर्तन धोने से, और अब तो उनसे भी ज्यादा पक्की पुजारिन बन गई है। कैलाश ने इधर उधर देखा और बोला, यार, यह मत समझना कि मैं सुधा की शिकायत कर रहा हूं, लेकिन तुम लोगों ने मुझे ठीक नहीं चुना। क्यों भला? चंदर कैलाश के व्यवहार पर मुग्ध था। इन जैसी लड़कियों के लिए तुम कोई कवि, कलाकार या भावुक लड़का ढूंढते तो ठीक था। मेरे जैसा व्यवहारिक और नीरस राजनीतिक इनके उपयुक्त नहीं है। घर भर इनसे बेहद खुश हैं। जब से ये गई है, माँ और शंकर भैया दोनों ने मुझे नालायक करार दे दिया है। इन्हीं से पूछकर सब काम करते हैं, लेकिन मैंने जो सोच रखा था वह मुझे नहीं मिल पाया। क्यों, क्या बात है? चंदर ने पूछा। गलती बताओ तो हम इन्हें समझाएं। नहीं नहीं, देखो, गलत मत समझो। मैं यह नहीं कहता कि इनकी गलती है। यह तो गलत चुनाव की बात है। कैलाश बोला। न इसमें मेरा कसूर है, न इनका। मैं चाहता था कोई लड़की जो मेरे साथ राजनीति का काम करती, मेरी सबलता और दुर्बलता दोनों की संगिनी होती। इसलिए इतनी पढ़ी लिखी लड़की से शादी की। लेकिन इन्हें धर्म और साहित्य में जितनी रुचि है, उतनी राजनीति से नहीं। इसलिए मेरे व्यक्तित्व को ग्रहण भी नहीं कर पाई। वैसे मेरी शारीरिक प्यास के लिए इन्होंने चाहे समर्पण किया, वह भी एक बेमनी से। उससे तन की प्यास भले ही बुझ जाती हो कपूर, लेकिन मन तो प्यासा ही रहता है। बुरा न मानना, मैं बहुत स्पष्ट बातें करता हूं, तुमसे छिपाना क्या। और स्वास्थ्य के मामले में ये इतनी लापरवाह है कि मैं बहुत दुखी रहता हूं। इतने में सुधा नहाकर आती हुई दिख पड़ी। कैलाश चुप हो गया। सुधा की ओर देख कर बोला, जरा मेरी अटैची ठीक कर दो, मैं अभी चला जाऊं, वरना दोपहर में तपना होगा। सुधा चली गई। सुधा के जाते ही कैलाश बोला, भरसक मैं इन्हें दुखी नहीं होने देता। हाँ, अक्सर ये दुखी हो जाती है, लेकिन मैं क्या करूं, यह मेरी मजबूरी है। वैसे मैं इन्हें भरसक सुखी रखने का प्रयास करता हूं, और ये भी जायज नाजायज हर इच्छा के सामने झुक ही जाती है। लेकिन इनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, वह जो एक पत्नी के मन में अपने पति के लिए होती है। लेकिन खैर, जिंदगी चलती जा रही है, अब तो जैसे तैसे निभाना ही है। इतने में सुधा आई और बोली, देखिए, अटैची सवार दी है, आप भी देख लीजिए। कैलाश उठकर चला गया। चंदर बैठा बैठा सोचने लगा, कैलाश कितना अच्छा है, कितना साफ और स्वच्छ दिल का है, लेकिन सुधा ने अपने को किस तरह मिटा डाला। इतने में सुधा आई और चंदर से बोली, चंदर, चलो, वो बुला रहे हैं। चंदर चुपचाप उठा और अंदर गया। कैलाश ने तब तक यात्रा के कपड़े पहन लिए थे। देखते ही बोला, अच्छा चंदर, मैं चलता हूँ, कल शाम तक आ जाने की कोशिश करूंगा। हाँ देखो, ज्यादा घुमाना मत, इनकी सखी को यहाँ बुलवा लो तो अच्छा। फिर बाहर निकलता हुआ बोला, इनकी जिद थी आने की, वरना इनकी हालत आने लायक थी नहीं। माता जी से मैं कहकर आया हूँ कि लखनऊ मेडिकल कॉलेज ले जा रहा हूँ। कैलाश कार पर बैठ गया। फिर बोला, देखो चंदर, दवा इन्हें दे देना याद से, वहीं रखी है। कार स्टार्ट हो गई। चंदर लौटा। बरामदे में सुधा खड़ी थी, चुपचाप, बुझी हुई सी। चंदर ने उसकी ओर देखा, उसने चंदर की ओर देखा, फिर दोनों ने निगाहें झुका ली। सुधा वही खड़ी रही। चंदर ड्राइंग रूम में जाकर किताबें वगैरह उठा लाया और कॉलेज जाने के लिए निकला। सुधा अब भी बरामदे में खड़ी थी, गुमसुम। चंदर कुछ कहना चाहता था, लेकिन क्या? कुछ था जो न जाने कब से संचित होता आ रहा था, जो वह व्यक्त करना चाहता था। लेकिन सुधा कैसी हो गई है? यह वह सुधा तो नहीं जिसके सामने वह अपने को सदा व्यक्त कर देता था, कभी संकोच नहीं करता था। लेकिन यह सुधा कैसी हो गई है? अपने में सिमटी सकुची सी, अपने में बंधी बंधाई सी, अपने में इतनी छिपी हुई कि लगता था दुनिया के प्रति इसमें कहीं कोई खुलाव है ही नहीं। चंदर के मन में जाने कितनी आवाजें तड़प उठी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। वह बरामदे में ठिठक गया, निरुद्देश्य। वहां अपनी किताबें खोलकर देखने लगा, जैसे वह याद करना चाहता था कि कहीं कुछ भूल तो नहीं आया है। लेकिन उसके अंतर मन में केवल एक ही बात थी,
सुधा कुछ तो बोले। बस इतना गहरा, इतनी घुटन वाला मौन, यह तो जैसे चंद्र के प्राणों पर घुटन की तरह बैठता ही जा रहा था। सुधा निर्वात निवास में दीप शिखा सी अचल, निस्पंद, थमे हुए तूफान की तरह मौन। चंद्र ने अंत में नोट्स लिए, घड़ी देखी और चल दिया। जब वह सीढ़ी तक पहुंचा तो सहसा सुधा की छाया मूर्ति में हरकत हुई। सुधा ने पांव के अंगूठे से फर्श पर एक लकीर खींचते हुए नीचे निगाह झुकाए हुए ही कहा, कितनी देर में आओगे? चंद्र रुक गया, जैसे चंद्र को सितारों का राज मिल गया हो। सुधा भला बोली तो, लेकिन फिर भी अपने मन का उल्लास उसने जाहिर नहीं होने दिया। बोला, कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे ही। सुधा कुछ नहीं बोली, चुपचाप रह गई। चंद्र ने 2 क्षण प्रतीक्षा की कि सुधा अब कुछ बोले, लेकिन सुधा फिर भी चुप। चंद्र फिर मुड़ा। क्षण भर बाद सुधा ने पूछा, चंद्र, और जल्दी नहीं लौट सकते? जल्दी? सुधा अगर कहे तो चंद्र जाए बिना, चाहे उसे इस्तीफा ही देना पड़े। क्या सुधा भूल गई कि चंद्र के व्यक्तित्व पर अगर किसी का शासन है तो वह सुधा का। वह तो अपनी जिद से उछलकर, लड़कर, रूठकर चंद्र से हमेशा मनचाहा काम करवाती ही रही है। आज वह इतनी दीनता से, इतनी विनय से, इतने अंतर और इतनी दूरी से क्यों कह रही है कि चंद्र जल्दी क्यों नहीं लौट सकता? क्यों नहीं वह पहले की तरह ही दौड़कर चंद्र का कॉलर पकड़ लेती और मचल कर कहती, हे, अगर जल्दी नहीं लौटे तो। लेकिन अब तो सुधा बरामदे में खड़ी होकर गंभीर सी, डूबती हुई सी आवाज में पूछ रही है, जल्दी नहीं लौट सकते? चंद्र का मन टूट गया। चंद्र की उमंग चट्टान से टकरा कर बिखर गई। उसने बहुत भारी सी आवाज में पूछा, क्यों? जल्दी लौट आते तो पूजा करके तुम्हारे साथ नाश्ता कर लेते, लेकिन अगर ज्यादा काम हो तो रहने दो, मेरी वजह से हर्ज मत करना। उसने उसी ठंडे, शिष्ट और भावनाहीन स्वर में कहा। हाय सुधा, अगर तुम जानती होती कि महीनों उद्भ्रांत चंद्र का टूटा और प्यासा मन तुमसे पुराने स्नेह की एक बूंद के लिए तरस उठा है, तो भी क्या तुम इसी दूरी से बातें करती? काश कि तुम समझ पाती कि चंद्र ने अगर तुमसे कुछ दूरी भी निभाई है तो उससे चंद्र खुद कितना बिखर गया है। चंद्र ने अपना देवत्व खो दिया है, अपना सुख खो दिया है, अपने को इतना बर्बाद कर लिया है, और फिर भी चंद्र के बाहर से शांत और सुगठित दिखने वाले हृदय के अंदर तुम्हारे प्यार की कितनी गहरी प्यास धधक रही है। उसके रोम रोम में कितनी जहरीली तृष्णा की बिजलियां कौंध रही है। तुमसे अलग होने के बाद अतृप्ति का कितना बड़ा रास्ता उसने आग की लपटों में झुलसते हुए बिताया है। अगर तुम इसे समझ लेती तो तुम चंद्र को एक बार दुलार कर उसके जलते हुए प्राणों पर अमृत की चांदनी बिखेरने के लिए खुद व्यग्र हो उठती। लेकिन सुधा, तुमने अपने बाह्य विद्रोह को ही समझा। तुमने उस गंभीर प्यार को समझा ही नहीं जो इस बाहरी विद्रोह, इस बाहरी विध्वंस के मूल में पयस्विनी की पावन धारा की तरह बहता जा रहा है। सुधा, अगर तुम एक क्षण के लिए इसे समझ लो, एक क्षण भर के लिए चंद्र को पहले की तरह दुलार लो, बहला लो, रूठ लो, मना लो, तो सुधा, चंद्र की जलते हुई आत्मा नरक चिताओं में फिर से अपना गौरव पाले, फिर से अपनी खोई हुई पवित्रता जीत ले, फिर से अपना विस्मृत देवत्व लौटा दे। लेकिन सुधा, तुम बरामदे में चुपचाप खड़ी इस तरह ही बातें कर रही हो जैसे चंद्र कोई अपरिचित हो। सुधा, ये क्या हो गया है तुम्हें? चंद्र, बिंती, पम्मी, सभी की जिंदगी में जो भयंकर तूफान आया है, जिसने सभी को झकझोर कर थका डाला है, इसका समाधान सिर्फ तुम्हारे प्यार में था, सिर्फ तुम्हारी आत्मा में था। लेकिन अगर तुमने इनके चरित्रों का अंतर्निहित सत्य न देखकर बाहरी विध्वंस से ही अपने आगे का व्यवहार निश्चित कर लिया, तो कौन इन्हें इस चक्रवात से खींच निकालेगा? क्या ये अभागे इसी चक्रवात में फंसकर चूर हो जाएंगे? सुधा। लेकिन सुधा कुछ नहीं बोली। चंद्र चल दिया। जाकर लगा जैसे कॉलेज के परीक्षा भवन में जाना भी भारी मालूम दे रहा था। वह जल्दी ही भाग आया। हालांकि सुधा के व्यवहार ने उसका मन जैसे तोड़ सा दिया था, फिर भी जाने क्यों वह अब आज सुधा को एक प्रकाश व्रत बनकर लपेट लेना चाहता था। तो दोस्तों, कैसी लग रही है आपको ये कहानी?
कमेंट्स में जरूर बताइएगा और लिख भेजिए उन किताबों और कहानियों के भी नाम जो आप हमसे सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगले भाग में।